प्रकार आप देख रहे हैं, जनता की आवाज को, हरियाणा के लोगों के दुख तकलीफ की, परेशानियों की, कानून व्यवस्था को लेके तमाम लड़ाइयां ना केवल सड़कों पे बल्कि विधानसभा के अंदर भी मजबूती से लड़ रही है। और हरियाणा के अंदर धीरे धीरे जिस प्रकार से लोगों के सामने एक विकल्प के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती की ओर बढ़ रही है, हर एक मुद्दा जो जनहित का है उस मुद्दे को बेबाकी से, अगर ब्लॉक लेवल का है तो ब्लॉक लेवल पे, जिले का है तो जिले पे, और अगर स्टेट का मुद्दा है तो चंडीगढ़ गवर्नर साहब के और विधानसभा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने रखा है। साल का अंतिम दिन होने के नाते इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों का हमारा फर्ज था कि हम लोग आप लोगों से रूबरू हों कि जो 1 साल और 2 महीने इस सरकार का जो कार्यकाल है, बड़ी बातें करने वाली, बड़े बड़े बखान करने के लिए ये बहुत जोर से बोलते हैं, लेकिन जो आलम है, जो हालात है, 2 दिन पहले इन्हीं के मंत्री उन्होंने कहा कि उनके जो लेबर डिपार्टमेंट है उसमें 1500 करोड़ का घोटाला 13 जिलों में हुआ। अभी पूरे हरियाणा की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन 13 जिलों का उन्होंने जो आंकड़ा प्रेस के माध्यम से देने का काम किया है, और इससे पहले भी अपनी बेबाकी से वो जाने जाते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री जो है जमीन पे नहीं है, हेलीकॉप्टर में है, इस वक्त जमीन पे उतरेंगे तो जमीनी हालात पता लगेंगे। हरियाणा के लोग, मैं समझता हूं अगर सरकार में किसी को गंभीरता से लेते हैं तो शायद अनिल विज साहब को लेते हैं। मैं स्वयं उनका सम्मान करता हूं। मुझे पता है कि वो कभी किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उस मुद्दे से पीछे नहीं हटते और उसके मुद्दे के अंतिम बिंदु तक वो जाने का काम करते हैं। उनके पास ये मंत्रालय है, पूर्व में ये मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के पास भी था, और उन्होंने 2014 से लेके अब तक का जो आकलन किया विज साहब ने, मैं समझता हूं बहुत बड़ा गंभीर आरोप इस जाते हुए साल में अनिल विज साहब ने सरकार पे लगाने का काम किया। और वो कोई भी अगर बात उठाते हैं तो मैं मानता हूं कि ये गंभीरता सरकार में और एजेंसियों में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से अन्य मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि हफ्ता वसूली होती है, अफसर सुनते नहीं, यादम 14 महीने की सरकार में आप स्वयं उन सभी के मुखों से, उनकी जबान से आप सब लोगों ने सुने होंगे। अब जब ये हालत सरकार के मंत्री स्वयं बोलते हैं तो आम जन की तो क्या हालत हो सकती होगी, इसी बात से आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं। हम तो बार बार ये कहा करते हैं कि सरकार नाक तक नहीं, नाक से ऊपर भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और अब तो सांसें आने भी कम हो गई हैं। इसीलिए सरकार के मंत्री ये बातें करने लगे हैं मीडिया में, पब्लिकली। फौरी तौर पे
इसकी उस स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये तो एक महकमे का मामला है, और पता नहीं कितने महकमों में क्या हालात होगी। विधानसभा का सेशन चल रहा था, मैं स्वयं खड़ा होके, और मैंने भी ये डिमांड रखी थी कि भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से लोगों को निचोड़ने का काम कर रहा है। सरकार की आंखों में नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और बड़े सुनियोजित ढंग से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जहां सरकार विकास की बात करती है, नए नए प्रोजेक्ट्स लाने की बात करती है, ग्रामीण अंचल में चाहे सड़कें हो, महाग्राम योजना हो, हम लोग देख रहे हैं चाहे लोकल बॉडीज हो कि जो टेंडर प्रक्रिया है सरकार की, उसमें -30%, -40% टेंडर जो है ओपन होते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि सरकारी एजेंसी ही तय करती है कि एक काम कितने पैसे में होगा, और उस एजेंसी को उसके साथ जो हमारे हरियाणा सरकार के CSR या केंद्र सरकार के जो रेट्स हैं, जो उनके वर्क रेपो रेट्स हैं, उसके साथ कंपेयर करके, असेस करके उस टेंडर का आकलन किया जाता है सरकारी एजेंसी द्वारा। और प्राइवेट प्लेयर उसी टेंडर को अगर 30 और 40% माइनस करेंगे, इसका मतलब जो एजेंसी आकलन करने वाली है, या तो कहीं ना कहीं उस एजेंसी में खोट है जो कि सरकारी है, या उनके कोई रेट्स में खोट है कि वो इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, फिर वो अपने आप को करेक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि जो सरकारी पैसा वो तो जनता का पैसा है। फिर इसका मतलब तो आप जनता के पैसे के साथ लूटमार कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो जनता को। या तो आप अपनी असेसमेंट करो, असेस करो कि आपने इतना ज्यादा पैसा टेंडर्स में क्यों डाल रखा है, वो पब्लिक मनी है, किसी और काम में भी यूटिलाइज हो सकती है। और अगर आपकी असेसमेंट सही है तो जिन लोगों को टेंडर मिलता है, लॉट होता है जिन एजेंसीज को, कंपनीज को, वो 40% में क्वालिटी मेंटेन कैसे करेंगे? या तो क्वालिटी चेक नहीं की जा रही, अगर चेक की जा रही है और क्वालिटी सही है तो सरकार के महकमे अपने आप को करेक्ट करने का काम करें। और बहुत सी जगह मैंने स्वयं देखा है, जब हम लोग आम जन के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोग हमें खड़े होकर बताते हैं हमारी सड़क कल बनी थी, ये तो टूट गई जी, हमारी ये बिल्डिंग बनी थी, इसमें क्रैक आ गए, हमारी गली बनी थी, इसकी हालत देखो। और बरसात आती है तो सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाइप आउट हो जाता है, इनकी पोल खुल जाती है। उस परिस्थिति में केवल मात्र जो एजेंसीज या ठेकेदार हैं, उनको सिर्फ नोटिस और आखिर में ब्लैकलिस्ट करने का काम करते हैं। किसी भी ठेकेदार, फर्म, एजेंसी के खिलाफ इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस FIR नहीं की, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है। और ये मुद्दा जब मैंने विधानसभा में उठाया, माननीय मंत्री जी खड़े हुए, उन्होंने स्वयं कहा नहीं हम FIR करते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी शुदा कह रहा हूं, पिछले 11 साल में जब से बीजेपी की सरकार है, एक भी ठेकेदार के विरुद्ध अगर इन्होंने एक भी FIR दर्ज की हो तो ये उसको पब्लिक डोमेन में लेके आए। केवल एक खेल चल रहा है ब्लैकलिस्ट करने का, फिर वो नई कंपनी बना के दूसरे दरवाजे से एंट्री कर लेते हैं। ऐसे सुनियोजित तरीके से जो भ्रष्टाचार, हरियाणा के लोगों का पैसा लूटने का काम ये सरकार कर रही है, और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। इसके साथ साथ आम जन के लिए भी इन्होंने सैकड़ों पोर्टल खोले हुए, हर चीज ऑनलाइन। कई दफा तो ऐसे लगता है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, अच्छी बात है, वर्कलोड कम हो जाएगा, लेकिन आज हालत ये है कि इनके आधे से ज्यादा पोर्टल चलते नहीं है। और जिन पोर्टल पे वेरिफिकेशन आनी है, आप सोचो कि वेरीफाई ये मैनुअली करते हैं, लोगों को तो ये पोर्टल पे चढ़ाते हैं कि आप पोर्टल पे आओ। यही चीज है जो अनिल विज साहब ने 1500 करोड़ का घोटाला बताया है कि एक
तरफ पोर्टल पे चढ़ाया गया, उन्हें पैसा दिया गया, और फिर जब उसकी मैनुअल जांच हुई तो घोटाला पकड़ा गया। आप सब लोगों के माध्यम से मेरा आग्रह है, ये आज का काम नहीं है इनका। जब ये सत्ता में आए थे, इन्होंने तरीके ढूंढ लिए थे कि किस तरीके से हरियाणा को हम लूट सकते हैं, और सबसे बढ़िया मॉड्यूल इन्होंने देखा कि सब चीजों को पोर्टल पे ले आओ, क्योंकि अगर पोर्टल पे जाओगे तो वहां कोई आदमी नहीं है, केवल कंप्यूटर है, और आपका जो भी चीज अपलोड करोगे तो जवाबदेही आपको नहीं है, केवल आपको एसएमएस ही आएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता लगेगा। और जब उसकी मैनुअल जांच, मैं तो बधाई देना चाहूंगा निबंध साहब को कि आप ने कम से कम इसकी जांच कराई। जब जांच में पाया तो आपने सत्य को पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया। आप चाहते तो इस बात को छुपा सकते थे, लेकिन मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इसको, सत्य को आपने उजागर किया है। और आपने यह भी कहा है कि केवल मामला मेरे महकमे का नहीं, अगर पोर्टल से संबंधित जितनी भी सरकारी योजनाएं, उन सब का अगर सही तरीके से आकलन किया जाए तो मैं समझता हूं कोई महकमा ऐसा नहीं होगा जिसमें हजारों करोड़ों का घोटाला ना हो। और ये धीरे धीरे आप लोगों के सामने भी ये तथ्य आ जाएंगे। पिछले एक साल में हरियाणा प्रदेश का सबसे गंभीर मुद्दा कौन सा रहा है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर का, इसका जिक्र जरूर आता है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात चर्चा जरूर। और उसका कारण है, आज जब हम हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं तो हर तरफ से लॉ एंड ऑर्डर के अंदर एक टोटल फेलियर जिसे कहा जाता है, वो हमें देखने को मिलता है। प्रतिदिन लगभग 3 हत्याएं हो रही है, 5 बलात्कार हो रहे हैं, 11 अपहरण के मामले आ रहे हैं प्रतिदिन का। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाल ही में आपने अभी जुलाना का एक केस देखा होगा, एक महिला को जोर जबरदस्ती से गाड़ी में बिठा करके उसका अपहरण कराया। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये प्रदेश के अंदर इस प्रकार के किस्से जो है, इस प्रकार की चीजें बढ़ती जा रही है। और दुख सबसे बड़ा इस बात का है कि एक कानून का एक भय होता है। कोई भी आम नागरिक हो, चाहे वो आप हो चाहे मैं हो, हम सबके अंदर एक भय ये होता है कि यार कुछ गलत करा तो कानून के तहत सजा मिलेगी। लेकिन आज वो भय जो है, जिस प्रकार के लोग ये अपराधी हैं उनके अंदर वो भय कम होता जा रहा है। लोग आज के दिन सरकार से डरना बंद हो गए हैं, लोग आज के दिन पुलिस प्रशासन से डरना बंद हो गए। मैं आपको कोट करना चाहूंगा, हमारे हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं, हाल ही में उनकी रिटायरमेंट हुई है, तो उन्होंने आज रिटायरमेंट हुई, उन्होंने एक लेटर सभी पुलिस विभाग को देने का काम किया। और मैं कोट करूंगा, उन्होंने अपने लेटर में लिखा है, लेटर की 30वीं पंक्ति में लिखा है कि ड्रग्स और आर्म्स एक्ट के ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए इस वर्ष। ये लगातार हमने विधानसभा में भी इस बात पर चर्चा करी है कि ड्रग्स और आर्म्स एक्ट दोनों ऐसी चीजें हैं जो क्राइम को इस प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने का काम करते हैं, और इन्हीं चीजों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज हरियाणा प्रदेश का जो युवा जो रोजगार मांग रहा था इतने दिन से, जब उसके हाथ इतने समय से खाली रहे तो उसने अपने हाथ में बंदूक उठानी शुरू की, और इसकी वजह से प्रदेश का नुकसान। और वहीं दूसरी तरफ आज सोशली भी हमारा प्रदेश लगातार पीछे जाता जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर नारा शुरू हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके अंदर हमारा कंप्लीट फेलियर हो चुका है। मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा नारनौल में स्थित खुशी नर्सिंग कॉलेज की तरफ। पिछले कई दिन से वहां की छात्राएं बेचारी लगातार न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हमें शर्म आती है, हमें दुख होता है इस बात से कि आज भी प्रदेश के अंदर उनको न्याय नहीं मिलता। यहां तक कि जिन छात्राओं ने आरोप लगाए, जिन छात्राओं ने मांग करी न्याय की, उल्टा उनके ऊपर केस दर्ज किए गए और उनके ऊपर लाठीचार्ज। आज सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि लगातार ये छात्राएं कोई गलत चीज की मांग नहीं कर रही, न्याय की मांग कर रही है। और मैं कोट करना चाहूंगा
एक छात्रा ने बताया कि 20 अप्रैल 2025 को वो अपने हॉस्टल के कमरे में सो रही थी, तभी चेयरमैन कमरे में घुसाया। आप एक चीज देखिए, भी किसी लड़की के कमरे में, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हॉस्टल हो, ऐसे कोई पुरुष नहीं जा सकता, कानून होते हैं इन चीजों के, लेकिन फिर भी चेयरमैन कमरे में घुसाया, उसने एकदम से चादर खींच ली। मैं शर्ट में सो रही थी, मुझे बहुत अजीब लगा। इसके बाद संचालक ने अश्लील कमेंट पास की। कितनी शर्मनाक चीज है कि हमारे प्रदेश में हमारी बहन बेटियां, जिनको हम किसी भरोसे के साथ किसी इंस्टीट्यूट में भेजने का काम करते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए, आज इस प्रकार से उनका ही वहां पर शोषण होना। मैं तो आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता से भी बात कहना चाहूंगा कि हमें एक प्रदेश के तहत, एक समाज के तहत हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, भाई हम अपने भविष्य में अपने बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को किस तरह का भविष्य देना चाहते हैं। और ये जो कॉलेज भी है, ये लगातार इसका नाम नर्सिंग कॉलेज के तहत दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा केवल एक बिल्डिंग है, और कभी तो इस नर्सिंग कॉलेज को बीएड का कॉलेज बना दिया जाता है, और कभी इस नर्सिंग कॉलेज को नर्सिंग कॉलेज बना दिया जाता है, कभी किसी और चीज के लिए रिपर्पस किया जाता है। भारत सरकार की एजुकेशन के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि भी एक बिल्डिंग के अंदर अगर एक ही कॉलेज होगा तो क्या गाइडलाइंस है, किस प्रकार से बनाए जाने चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए। लेकिन ये जो इसको चलाने की जो मैनेजमेंट है, ये लगातार इसके अंदर घपले और घोटाले करते जा रहे हैं। हाल ही में सेंटर ने घोषणा करी कि जो मनरेगा का जो फंड आया करता था, जो कंप्लीटली पहले सेंटर फंडेड होता था, अब उसको 60-40 के रेशो में इसको बांटने का काम किया गया, जिसके अंदर 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे। मैं आपको इस पे और आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि हमने विधानसभा में सवाल उठाए थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, पुलिस में कितनी भर्तियां हैं, कितनी कमियां इसको लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने सवाल लगाया था विधानसभा में, उसका जवाब आया था, जिसके तहत ये पता चला कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज के दिन 25,000 से ज्यादा 25,631 पोस्ट है पुलिस की जो खाली है। अब उनकी सैलरी नहीं दे सकते, उनको भर्ती नहीं कर सकते। आज 1400 से ज्यादा टीचिंग जो पोस्ट है वो हमारे प्रदेश में खाली है। आज हमारे प्रदेश के ऊपर जहां हम कर्जे की बात करते हैं, 3,17,000 करोड़ से ज्यादा आज हमारे प्रदेश के ऊपर कर्जा है, जो कि बढ़ते बढ़ते सन 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर तक अनुमान किया जा रहा है कि बढ़ते बढ़ते 3,51,000 करोड़ तक चल जाएगा। हमारे ऊपर खर्चा बहुत है। आज हम अपनी वैकेंसीज फुल नहीं कर पा रहे। वो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं और इनकी मदद बीजेपी कर रही है। लगातार इस कॉलेज के चेयरमैन को, इस कॉलेज के संयोजक को, इस कॉलेज के संयोजक के बेटे को हरियाणा सरकार ने बचाने की कोशिश करी। मैं एक और आपको आरोप बताना चाहूंगा, मेरे को तो ये पढ़ने में भी शर्म आ रही है। एक तीसरी छात्रा ने एक कॉलेज संचालक के बेटे अमनदीप पर आरोप लगाया है और कहा है कि मेरे को अकेले में मिलने के लिए संचालक के बेटे ने दबाव बनाया और अब शब्द बोले। इसके बाद चेयरमैन ने अपने आवास पर बुलाया और मेरे सिर पर सेब रख दिया। चेयरमैन ने तीर से सेब पर निशाना लगाया और गलत तरीके से कमरे की सफाई करवाई। वो लड़की बीमार थी, उसके इलाज के लिए भी संस्था ने कोई कदम उठाने का काम नहीं करा। और ये जो मैं आपको बता रहा, जो कॉलेज के संचालक 12 लड़कियों ने चल करके जो पर आरोप लगाने का काम करा है, कोई छोटी बात नहीं। कॉलेज का जो संचालक है वो बच्चियों को टैबलेट दिखाने के बहाने अपने पास बुलाया करता था, फिर उनको बाथरूम में लेके जाया करता था और वहां उनके साथ जोर जबरदस्ती करने की इसने कोशिश करी। जब लड़की विरोध करा करती थी तो उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते थे और ये कहा जाता था उनको कि भाई तुम्हारा करियर खत्म कर दो।
ये मैंने आपको सारी चीजें वर्बेटम पढ़ के इसलिए बताई है क्योंकि इसके अंदर जो दोषी है वो केवल कॉलेज का संयोजक नहीं है। संयोजक तो एक आदमी है। इससे साफ पता चलता है कि इस कॉलेज का चेयरमैन भी इसके अंदर दोषी है और संयोजक का बेटा जो है वो भी उतना ही बड़ा दोषी है। अगर हम यौन शोषण से, हरासमेंट से अपनी बहन बेटियों को, बच्चियों को नहीं बचा सकते तो हमें अपने आप को समाज का एक हिस्सा बताते हुए भी शर्म आनी चाहिए। गलत बन जाते हैं समाज का। गांधी जी हमेशा कहते थे, हाल ही में सेंटर ने घोषणा करी कि जो मनरेगा का जो फंड आया करता था जो कंप्लीटली पहले सेंटर फंडेड होता था, अब उसको 60-40 के रेशो में इसको बांटने का काम किया गया, जिसके अंदर 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। मैं आपको इसमें और आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि हमने विधानसभा में सवाल उठाए थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। पुलिस में कितनी भर्तियां हैं, कितनी कमियां इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने सवाल लगाया था विधानसभा में, उसका जवाब आया था जिसके तहत ये पता चला कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज के दिन 25,000 से ज्यादा 25,631 पोस्ट है पुलिस की जो खाली है। हम उनकी सैलरी नहीं दे सकते, हम भर्ती नहीं कर सकते। आज 1400 से ज्यादा टीचिंग जो पोस्ट है वो हमारे प्रदेश में खाली है। आज हमारे प्रदेश के ऊपर जहां हम कर्जे की बात करते हैं 3,17,000 करोड़ से ज्यादा हमारे प्रदेश के ऊपर कर्जा है, जो कि बढ़ते बढ़ते सन 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर तक अनुमान किया जा रहा है कि बढ़ते बढ़ते 3,51,000 करोड़ तक चले जाएगा।